हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस स्ट्रैटेजी के जरिए मैंने गेट कंप्यूटर साइंस एग्जाम को एक बार नहीं तीन तीन बार क्रैक किया है विद टॉप रैंक्स। वीडियो शुरू होने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप गेट कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मिनिमम 13 मार्क्स का वेटेज रखता है और कैसे हम इस सब्जेक्ट में आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों मैंने एक फ्री कोर्स डिज़ाइन किया है जिसके लिए आपको डाउनलोड करना है MID Pro ऐप, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस कोर्स के अंदर मैंने हर एक टॉपिक की डिटेल्ड एनालिसिस, प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं, देन उससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसकी बाकायदा टेस्ट सीरीज और हर एक कंसेप्ट के PDF बिल्कुल फ्रीली इस ऐप पे अवेलेबल करा के दिया है। तो तुरंत डाउनलोड कीजिए दोस्तों इस ऐप को अगर आप गेट कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को और समझते हैं कि पूरी एक साल की प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर आप इस एग्जाम में टॉप 100 के विथ इन रैंक लाना चाहते हैं। तो दोस्तों स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड मेंटरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। इनके बिना किसी भी गोल को अचीव कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। सो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वो 5 कौन सी चीज़ें हैं जो एज अ बिगनर अगर आप एक साल की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कंप्यूटर साइंस गेट कंप्यूटर साइंस के लिए तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पे जो 5 चीज़ें दिखा रहा हूँ उस पर आप थोड़ा सा अपना फोकस कीजिएगा कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है सिलेबस क्या है। आपका जो एग्जाम है वो क्या डिमांड कर रहा है पहले तो आप ये समझिए। ये नहीं कि आपको पता चल गया कि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS वगैरह पूछा जाता है तो मैं लेके बैठ गया पढ़ने। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की जाती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि किसी सब्जेक्ट को अगर आपको प्रिपेयर करना हो तो शायद 1 साल भी कम पड़ जाए, लेकिन गेट क्या वो सब्जेक्ट पूरा पूछता है? नहीं। तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर, अगर आप ये वीडियो जब भी देख रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर गेट का वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और समझिए कि कितने सब्जेक्ट्स हैं और उस सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपको कितना पढ़ना है और क्या आप उसको 1 साल में प्रिपेयर कर पाएंगे। करेंगे तो कैसे करेंगे वो तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सिलेबस डाउनलोड करना है और उसको आप अपने घर के वॉल पे चिपका दीजिए ताकि आपकी नज़र उस पर बार बार जाए और आप अपने आप को ट्रैक कर पाए कि कितना आप पढ़ चुके हैं। राइट, जितना आपका होता जाए आप उस पर मार्क करते जाइए। सेकेंड दोस्तों जो स्टेप है वो है पेपर पैटर्न को समझना, कि अगर आपको इस गेट के एग्जाम में टॉप रैंक में आना है तो आप प्रीवियस ईयर की ट्रेंड देखिए कि टॉप 100 के अंदर मार्क्स कितने हैं। तो आप देखेंगे कि ऑन एवरेज अगर आप 70+ स्कोर करते हैं तो इस एग्जाम में इजीली आप टॉप 100 के अंदर आ जाते हैं। मतलब आपको 100 में से 100 स्कोर करने की जरूरत नहीं है, आपको 100 में से 70 स्कोर करना है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम को दोस्तों ऑन एवरेज 15 यानी 15% लोग ही क्लियर कर पाते हैं, और क्लियर का जो दोस्तों क्लियर करने का जो मार्क्स होता है वो ऑन एवरेज 25 होता है। तो सोचिए 100 में से 25 लाना भी कितना मुश्किल होता है लोगों के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये एग्जाम बहुत टफ होता है, लोग इसलिए नहीं क्लियर कर पाते क्योंकि दोस्तों लोगों की स्ट्रैटेजी जो है वो प्रॉपर नहीं होती। जिनकी स्ट्रैटेजी सही है, जिन्हें पता है कि एग्जाम क्या डिमांड करता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो इस एग्जाम को इजीली क्लियर करके इसमें टॉप रैंक ला देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे यहाँ ईजी का मतलब ये नहीं कि इसमें हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। ईजी का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब आपको पूरा पिक्चर क्लियर है कि क्या कैसे अचीव करना है, तब आपका हार्ड वर्क है वो रंग लाता है। नहीं तो कई लोग दोस्तों हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन वो रॉन्ग वे में चला जाता है। राइट, तो सबसे पहले दोस्तों आप समझिए कि एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है। थोड़ी देर में मैं आपको ये दोनों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तीसरी जो चीज़ है वो है रिसोर्सेस, यानी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए कौन सी रेफरेंस बुक है। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों पर फोकस करना चाहूँगा कि जब भी हम अपने इंजीनियरिंग के करिकुलम के लिए पढ़ाई करते हैं, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, अगर आप ऑन एवरेज यूनिवर्सिटी में, मैं IIT की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जनरली जो मोस्ट ऑफ द इंजीनियर है वो लोकल पब्लिकेशंस को फॉलो करते हैं। तो उससे मतलब नुकसान क्या होता है कि लोकल पब्लिकेशन को फॉलो करने से आप वो पढ़ पाते हैं कि एग्जाम में किस तरह के थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें कैसे लिखना है।
गेट एग्जाम दोस्तों कोई रिटन एग्जाम नहीं है जहां पर आपको थ्योरी के आंसर्स लिख के आने हैं। यहां पर दोस्तों आपकी चेक की जाती है कि आपकी एनालिटिक स्किल कितनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितनी है। यानी कहीं ना कहीं पूरे अगर आप पेपर को ऑब्जर्व करोगे, इसलिए मैंने कहा कि पेपर पैटर्न को समझिए कि ज्यादातर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, ऑलमोस्ट 85 से 90% क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, मतलब आपको सॉल्व करना होता है। और कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मेमोराइजेशन बेस्ड होंगे। कहने का बात यह है कि आपको गेट की जो प्रिपरेशन है दोस्तों, किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इसको ध्यान में रखिए कि वो टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस को क्या आप लिमिटेड टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं। यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया लिमिटेड। इसका मतलब ये है कि कई लोग दोस्तों टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात आती है तो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर उसमें वो 10 मिनट ले रहे हैं, 15 मिनट ले रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यहां पर गेट एग्जाम में आपको लिमिटेड टाइम में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और वो टाइम कैसे डिक्रीज होगा? टेस्ट सीरीज से, जिसके ऊपर मैं आगे डिस्कशन करूंगा। तो अब किस सब्जेक्ट के लिए क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। एक ही वीडियो में दोस्तों सारी चीजें बता पाना पॉसिबल नहीं होता है। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जिसे आपको फॉलो करना है। आने वाली वीडियो में एक एक सब्जेक्ट के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसकी भी डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मिलेंगी। तो यहां पर मैं नेक्स्ट आता हूं, जो चौथा पार्ट है वो है क्रिएटिंग रियलिस्टिक टाइमलाइन चार्ट। तो ये क्या बात मतलब है टाइमलाइन चार्ट? तो दोस्तों अगर आपके पास मैं सिलेबस जो आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि गेट कंप्यूटर साइंस में टोटल 12 सब्जेक्ट्स हैं, और 12 सब्जेक्ट्स को आपको कैसे कब खत्म करना है, इसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे अपना टाइमलाइन चार्ट। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में डिटेलिंग में आऊँगा। अभी के लिए पहले मैं स्टार्ट करूँगा सिलेबस, फिर आपको बताऊँगा पेपर पैटर्न, फिर जो है बताऊँगा कि कैसे टाइमलाइन चार्ट बनाना है। और पूरे जर्नी में दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज। बिना इसके ये सब कोई काम का नहीं है। तो जरा हम लोग सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं, फिर मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस गेट कंप्यूटर साइंस का 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें से पहला पार्ट है एप्टीट्यूड, दूसरा पार्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और तीसरा पार्ट है कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स। तो एप्टीट्यूड मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर आपका मैथमेटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थोड़ा सा अच्छा है तो एप्टीट्यूड को आपको एक्सप्लिसिटली अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसका कोई वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं कि क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखें तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आते हैं और इसका अगर आपको ट्रिक पता हो तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो एप्टीट्यूड में दोस्तों टोटल जो होते हैं 10 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 5 इंग्लिश बेस्ड होते हैं और 5 जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो 5 न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं वो 2 मार्क्स के, यानी टोटल 5 × 2 10 मार्क्स, और जो 5 इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं, यानी 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड पूछा जाता है। इसमें से दोस्तों इंग्लिश में से 5 में से 3 आप आसानी से कर सकते हो, अगर आपको 2 नहीं आता उसे आप छोड़ भी सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एप्टीट्यूड को कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है, इसके ऊपर मैं अलग से एक सीरीज बनाऊंगा। ठीक है, पहले हम सिलेबस को समझते हैं कि सिलेबस है क्या। दूसरा दोस्तों है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। एक्चुअली मैं इसको मैं फर्दर डिवाइड करना चाहूंगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 2 पार्ट है, एक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और दूसरा होगा प्योर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लगभग 13 से 15 मार्क्स का दोस्तों पूछा जाता है। मिनिमम 13 मार्क्स का तो आना ही है, लेकिन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जैसे हम बात करें तो उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, लाइक ग्राफ थ्योरी, राइट। तो इसलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई बार हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि वो क्वेश्चन डायरेक्टली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है या डेटा स्ट्रक्चर से है। तो आप इतना तो समझ लीजिए कि ये जो टॉपिक है ये मिनिमम 13 मार्क्स आएगा, और मैक्सिमम कितना आ सकता है ये पेपर डिजाइनर के ऊपर है। उसके बाद दोस्तों हमारा है कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, जो सबसे यहाँ पर ज़्यादा वेटेज रखता है 70 से 72 मार्क्स का। तो अगर हम दोस्तों पूरे वेटेज के फ्लो को देखें तो कुछ इस तरह का है कि जो मेन गेट कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो 72 से 70 मार्क्स के आएंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 से 15 मार्क्स अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, और एप्टीट्यूड फिक्स है वो 15 मार्क्स का ही आएगा, उसमें कम ज़्यादा नहीं होगा, अनलेस कि कोई नया पैटर्न आ जाए तो अलग बात है। आइए समझते हैं दोस्तों कि ये जो सबसे हेवीएस्ट वेटेज वाला पार्ट है, यानी कोर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट्स, इनमें कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसको लोग अपने अपने हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन मेरी जो यहाँ पर
आप कह सकते हैं एनालिसिस रही है कि मैक्सिमम लोग कैसे प्रिपेयर करते हो, मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, उस क्लासिफिकेशन को यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों इस तरह हम लोग जो पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पार्ट रखा है, इसका नाम है फाउंडेशन सब्जेक्ट्स, जिसमें आप देखेंगे सी प्रोग्रामिंग आ रहा है एंड देन डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स है। ये मैंने फाउंडेशन कोर्स इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अगर आप कंप्यूटर साइंस या आईटी बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता ना चाहिए कि इवन अगर आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो दोस्तों आपको ये तीनों सब्जेक्ट अच्छे से आने चाहिए। इवन अगर आपको सी नहीं आता तो कोई तो एक लैंग्वेज आएगा ताकि आप कोड कर पाओ, राइट, वेदर इट इज पाइथन और जावा, एनीथिंग। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम तो बेस है कंप्यूटर साइंस का, इसके बिना तो पूरा फील्ड अधूरा है, राइट। तो ये 3 सब्जेक्ट दोस्तों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ लोगे, याद कर लोगे तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। इसमें दोस्तों आपको बहुत सारे सिनारियोस को एनालाइज करना होगा, स्पेशली जब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। जब एल्गोरिथम में दोस्तों हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ते हैं, और अगर मैं आपको अलग अलग सिनारियोस दूं इंसर्शन डिलीशन के, या कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूं जिसे आपको सॉल्व करना और बताना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो दोस्तों इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इसमें एक एनालिसिस की जरूरत होती है। और ये टाइम से मतलब थोड़ा टाइम बीतते बीतते रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आपको ये आने लगता है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट है दोस्तों जो आपको रेगुलरली करने हैं, या ऐसा नहीं होगा कि 1 महीने में आप इसको फिनिश कर दोगे। हाँ, जो सिलेबस है उसको आप फिनिश कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी कुछ टॉपिक्स में, और कुछ टॉपिक स्टैटिक मतलब इसमें स्टैटिक भी है। ऐसा नहीं कि पूरा ही आपको बहुत ज़्यादा इसमें मतलब जोरदार मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सी प्रोग्रामिंग की बात करें दोस्तों तो इसमें कुछ ही टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पॉइंटर्स हो गया, एरे हो गया, मल्टी डायमेंशनल एरे, देन स्ट्रिंग्स एंड पॉइंटर्स, रिकर्शन पे हर साल क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम लोग पूरे एग्जाम के ट्रेंड को देखें, मैंने आपको कहा कि एक एक सब्जेक्ट्स पे मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, तो कुछ टॉपिक्स है जिससे फिक्स क्वेश्चन आना ही आना है। तो सी प्रोग्रामिंग आप इजीली हैंडल कर लोगे। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में दोस्तों कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको कई सारे केस स्टडीज करने पड़ते हैं, जैसे मैंने बताया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के केस में, ठीक है। बाकी के जो टॉपिक्स है बहुत सारे उसमें स्टैटिस्टिक्स है, जैसे मैं ट्रीज की बात करूँ, बीएसटी की बात करूँ, डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात करूँ, तो बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आप इजीली हैंडल कर सकते हो अगर आपने उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस किया हुआ है। तो ये रही दोस्तों पहली क्लासिफिकेशन फाउंडेशन कोर्स की। दूसरे यहाँ पर आप 4 सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 4 को दोनों ऊपर जो मैंने दोस्तों नाम लिखा हुआ है स्कोरिंग एंड इजी सब्जेक्ट्स, ये इसलिए क्योंकि आप देखोगे कि जितने लोग भी गेट क्वालिफाई करते हैं, अगर आप उनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोगे, और मेरा जो 5 साल से एक्सपीरियंस है दोस्तों यही रहा है कि ये 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हर कोई प्रिपेयर करता है जिन्होंने भी क्वालिफाई किया गेट एग्जाम को। और ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं एक्सेप्ट फ्यू टॉपिक, जैसे टीओसी में अनडिसेबिलिटी को मैं ले लूँ, या डीबीएमएस में मैं कुछ वैसे टॉपिक्स ले लूँ, जैसे लास्ट के डीबीएमएस तो चलो सारा स्कोरिंग है, इसके अंदर कुछ वैसा नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जैसे बात करूं दोस्तों, जैसे सिस्टम कॉल्स हो गया, तो रैंडमली कोई भी अगर आपको सिस्टम कॉल्स पूछ लिया जाता है तो शायद अब उसको आप आंसर नहीं कर पाओ। फ्यू टॉपिक्स ऐसे हैं, लेकिन मैक्सिमम आप कह सकते हो कि 95% टॉपिक्स ये 4 सब्जेक्ट्स में ऐसे हैं जिन्हें आप रेगुलर अगर आप उसके न्यूमेरिकल सारे वेराइटीज के सॉल्व कर लेते हो, रेगुलर रिवीजन करते हो, तो इजीली आप एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो ये 4 सब्जेक्ट दोस्तों ईजी है और स्कोरिंग भी है। यहाँ पर मैं जैसे फाउंडेशन कोर्स की बात करूं तो इससे दोस्तों 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इनका ऑन एवरेज मान लीजिए कि 40 मार्क्स इनसे आना ही आना है, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट्स आपको तो समझ गए अच्छे से। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, एक एक सब्जेक्ट की डिटेल एनालिसिस तो मैं बनाने वाला हूँ जैसे मैंने आपको बताया है। पहले आप सिलेबस को अच्छे से समझिए दोस्तों। यहाँ पर तीसरा जो सबसे मेन पार्ट है पूरे सिलेबस का, इसका नाम मैंने दिया है सी क्यूब, और आगे लिखा है रैंक बूस्टर सब्जेक्ट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, अगर आपको टॉप 100 के अंदर आना है तो जो सब्जेक्ट्स आपको इसमें लेकर आएंगे वो है ये 3 सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे जो आप देखेंगे कैंडिडेट्स होते हैं उनको यही 3 सब्जेक्ट वीक होता है। एक है कंप्यूटर नेटवर्क, एक है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, और एक है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है आर्किटेक्चर। ये तीनों सब्जेक्ट्स दोस्तों टफ नहीं है, ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स है, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा देना होगा, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तब जाकर आप इसे इजीली हैंडल कर पाओगे। लेकिन ये ऐसे भी सब्जेक्ट है कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी एग्जाम में आप 90% तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 10% बहुत लोगों के छूटते ही, इसलिए आप देखोगे कि गेट कंप्यूटर साइंस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 95 या 100 में से 100 किसी का आया हो। तो दोस्तों यहां पर आपको ये समझना होगा कि जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करूं, मैं एप्लीकेशन लेयर की बात करूं, तो उसमें मैं कुछ भी अगर आपको पूछ दूं, फलाना फलाना एप्लीकेशन लेयर पे ये प्रोटोकॉल वो बुक में आपने पढ़ा ही नहीं था, तो वैसे ये ऐसी चीजें दोस्तों जो डायनामिक है, राइट। तो इसमें से अगर मैं कुछ भी उठा के पूछूं तो शायद उसका आंसर आप कर पाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको एक सही स्ट्रैटेजी के जरिए
पूरी जो एनालिसिस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको देखकर प्रिपेयर करते हैं तो आप 90% तक क्वेश्चन इनके हैंडल कर सकते हो। और अगर आपका दोस्तों ये 3 स्ट्रांग है ना तो समझ जाइएगा कि आपका 100 के अंदर रैंक आना। ये मेरा पर्सनल इस पे व्यू है, क्योंकि बाकी सब लोग ऑन एवरेज स्टूडेंट भी कर लेता है, लेकिन जिसका ये 3 स्ट्रांग है वही दोस्तों मास्टर है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि सिलेबस का क्या क्लासिफिकेशन है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि टाइमलाइन चार्ट पे आपको क्या ध्यान देना है, फिर मैं एक एक करके और भी डिटेलिंग आपको बताऊंगा कि और भी कौन सी चीजें हैं जो आपको दोस्तों एक टॉप 100 रैंक में ला सकती है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग अगर काउंट करें टोटल सब्जेक्ट्स, देखो ये 4 और 3 7 और ये 3 10, राइट। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैंने आपको 2 पार्ट बताया, एक डिस्क्रीट और एक प्योर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो वो 2, तो टोटल सब्जेक्ट्स हुए दोस्तों 12। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन अप्रैल से स्टार्ट करते हो तो दोस्तों आपके पास जो मैं आपको बता दूं कि जितने भी टॉपर्स होते हैं उनकी मेरा जो एक्सपीरियंस है सितंबर या अक्टूबर मिड तक दोस्तों आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, एटलीस्ट पूरा रिवीजन के साथ और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के साथ। अगर आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं अक्टूबर मिड तक तो समझिएगा कि टॉप 100 में लाने से आपको कोई रोक सकता नहीं है, अनलेस कि कोई समझो अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया एंड में, तो अलग चीज है। लेकिन दोस्तों अगर आप मिड अक्टूबर तक ये सब कंप्लीट कर चुके हैं तो समझिएगा एकदम सेफ जोन में है और आपका अच्छा रैंक आना ही है। तो दोस्तों जैसे अगर आप अप्रैल से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तो देखिएगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर टोटल 6 मंथ्स हुए और आपके पास सब्जेक्ट्स हैं 12, यानी एक मंथ में 2 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं। अब बोलोगे कैसे करेंगे, तो एकदम मैं आपको ट्रूथ दोस्तों बता रहा हूं, यहां पर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं बताना जो हाइपोथेटिकल हो और वो अचीव ना हो पाए। देखो दोस्तों ट्रूथ ये है कि अगर कोई आपको कहता है कि सेल्फ स्टडी से गेट एग्जाम को हम बहुत अच्छा रैंक से ला सकते हैं तो इसको मैं गलत नहीं कहता हूं, लेकिन वो दोस्तों तभी हो पाएगा जब आप में बहुत ज्यादा डेडिकेशन है और आपका मेंटर बहुत अच्छा हो जो आपको बताए कि कहां से क्या क्या पढ़ना है। लेकिन अगर आपके पास ये सब नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई एक अच्छी कोचिंग दोस्तों आप ज्वाइन कीजिए। कोचिंग उसी से लेना जिसने गेट में खुद अच्छा रैंक लाया हो, क्योंकि दोस्तों आजकल आपको मालूम है कि फेक रिजल्ट्स बहुत लोग लगाते हैं। किसी के वेबसाइट को कोई यूज कर रहा है तो वो अपने रिजल्ट में उसे जोड़ लेता है, कोई किसी का टेस्ट सीरीज दे रहा है तो टेस्ट सीरीज वाले रिजल्ट लगा देते हैं तो आपको लगता है कि वहीं से पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो अगर आप हमारे यहाँ पर गेट कंप्यूटर साइंस की कोचिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखता होगा, आप उस पर कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको पूरा दोस्तों इस कोर्स के सारे टॉपिक्स के डिटेल्ड वीडियोस, न्यूमेरिकल्स, टेस्ट सीरीज सारा प्रोवाइड करके दूंगा। तो चलिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको इस एग्जाम में बहुत अच्छा रैंक लाना है तो मेरा सजेशन मानिएगा कि कोई कोचिंग लगा लीजिए ऑनलाइन। ऑफलाइन जाने से दोस्तों कोई फायदा नहीं होता ज्यादा। अगर हाँ रेगुलर ऑफलाइन है तो अलग बात है, क्योंकि जो वीकेंड वाले ऑफलाइन कोचिंग चलते हैं उसमें दोस्तों सिलेबस को भगाया जाता है, उसमें प्रॉपरली आपको नहीं कराया जाएगा। ये रियलिटी है, जितने भी वीकेंड क्लासेस गेट के चलते हैं दोस्तों उनका टारगेट होता है कि 2 वीक में वो एक सब्जेक्ट को उड़ा दे। तो कहीं ना कहीं आपको वीकेंड पे जाकर आप सोचेंगे कि मैं गेट कर लूंगा तो वो नहीं हो पाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन कीजिए। हमारे इधर भी आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। क्या फीचर्स हैं उसके थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, सुनिए। अब जैसे किसी भी ऑनलाइन कोचिंग को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको पता रहेगा कि वो वीडियोस एक सब्जेक्ट में कितने घंटे का है, या लाइव क्लासेस भी है तो आपको वहां पे शेड्यूल तो मिलेगा कि ये सब्जेक्ट इतने दिन में कराया जाएगा। तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग पता चल जाएगी। मैं सजेस्ट करूंगा कि रिकॉर्डेड वीडियो ज़्यादा बेटर होते हैं, बिकॉज आपका जो स्टैटिक पढ़, देखो दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट ले लो, ऐसा तो नहीं है वो डायनामिक है। और यूपीएससी तो नहीं प्रिपेयर कर रहे हो ना कि करंट अफेयर्स है कि क्या हो रहा है करंटली, आपसे वो पूछा जाएगा, राइट। पार्ट स्टैटिक है यहाँ पे। तो रिकॉर्डेड में आपको कंसेप्ट तो पता ही चल जाएगा ना। तो लाइव में से अच्छा जो है वो रिकॉर्डेड है। लाइव में न्यूमेरिकल सॉल्विंग जो है वो ज्यादा बेटर होती है। थ्योरी के लिए आप रिकॉर्डेड प्रीफर कीजिए। किसी के कोर्स में अगर रिकॉर्डेड है, जैसे हमारे कोर्स में आपको सारे कंसेप्ट के रिकॉर्डेड मिल जाएंगे जिसे आप इजीली देख सकते हो। और न्यूमेरिकल सॉल्विंग के दोस्तों में लाइव आकर आपको कवर कराता हूँ। और पूरे टेस्ट सीरीज की मैंने अलग से एक पैकेज बना रखी है जिसमें हर एक टॉपिक की डिटेल एनालिसिस मैंने बताई है और पूरी टेस्ट सीरीज को भी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। सो दोस्तों यहाँ पर मैं इस वीडियो यहाँ पर आपको फिर से बैक लेकर आता हूँ कि अगर मुझे 6 जो महीने में 12 सब्जेक्ट्स करने हैं तो 15 दिन में एक सब्जेक्ट हुआ, तो कैसे प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो आप उस सब्जेक्ट के जितने टॉपिक्स है उसकी लिस्ट बना लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का, तो मैंने देखो सारा लिस्ट बना लिया। और इस लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया, जैसे मैंने किसी का वीडियो कोर्स लिया हुआ है तो मैंने देख लिया कि भाई फलाना टॉपिक 10 घंटे का है उसमें वीडियो, और ये टॉपिक इतने घंटे का, ये टॉपिक इतने घंटे का। तो मुझे पता चल गया कि ये पूरा कवर करने के लिए मुझे 46 आवर्स लगेंगे। अब सुनिए, अब आपको अगर आप रोज 5 घंटे गेट के लिए दे रहे हैं, अगर कोई भी वर्किंग है या कोई स्टूडेंट है
तो वो मुझे लगता है 5 घंटे तो आराम से दे सकता है। हाँ, अगर कोई फुल प्रिपरेशन पूरे घर से बैठ के कर रहा है तो और भी घंटे दे सकता है, तो बहुत बढ़िया बात है। तो अगर आप 5 घंटे देते हैं दोस्तों, तो आपको 15 डेज में 5 × 15 यानी 75 आवर्स मिलते हैं। अब 75 आवर्स में से आप कोई भी सब्जेक्ट दोस्तों उठा लो, 75 आवर्स से ज़्यादा नहीं होगा, राइट। तो ईजिली आप 15 डेज में किसी भी एक सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो, अगर आप किसी का कोर्स परचेस करते हो तो। देखो, खुद से प्रिपेयर करने में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं समझो कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर करने जाता हूँ, तो आप ये कैसे पता करेंगे कि चलो आपने ये भी पता कर लिया कि वो प्रिपेयर कहाँ से करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, मुझे पता चला ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गैल्विन पढ़नी है, तो उसमें मैंने उठा लिया, मैं पढ़ने लगा, उसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट, अच्छा पढ़ भी लिया, फिर मैं गेट क्वेश्चन सॉल्व करने गया, वो भी आपको ईजिली मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर गेट पेपर है ना, लेकिन उसमें जाते समय आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, क्यों। दोस्तों यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब आप किसी भी रेफरेंस बुक से कुछ पढ़ते हो तो आपको ये थोड़ी ना सिखाएगा कि गेट में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, गेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैशे की बात करूं तो किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं कैशे के साइज के ऊपर, मैपिंग के ऊपर, टाइम के ऊपर, एक्सेस टाइम, राइट। तो उन क्वेश्चंस के वैरायटीज क्या है, उनके फॉर्मूले कौन से, कैसे डिराइव करना है एग्जाम में, राइट। तो ये सब आपको कौन सिखा पाएगा, जिसने ऑलरेडी गेट दिया हुआ है या जिसको एक्सपीरियंस है गेट एग्जाम का, राइट। तो इसलिए दोस्तों जब आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो जब ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो आपको उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा कि गेट के क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं। जब आप रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज मिलता है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि रेफरेंस बुक से पढ़कर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन ये आप खुद ही फील करोगे कि पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, खुद से पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट भी कर सकता है कि जब आप क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाओगे तो आपको लगेगा यार इतना पढ़ने मैंने टाइम दिया, अब मेरे से क्वेश्चन ही हैंडल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोस्तों कोचिंग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा पहले से कि गेट के एग्जाम में किस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बेस क्या है, उनके लिए जो सेट ऑफ फॉर्मूले है वो क्या है, सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स क्या है, ताकि आपका एक मोटिवेशन हमेशा बना रहे। हाँ, अप डाउन तो दोस्तों हमेशा आएंगे ही। वो आपको एक और भी चीज बताना चाहूंगा कि अगर दोस्तों आप अपने पूरे प्रिपरेशन को लेट करते हो, जैसे अगर आपके अंदर आलसपन है और आप सोचते हो कि नहीं कल करूंगा परसों करूंगा, ऐसे करते करते अगर आपका अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस खत्म नहीं होता। देखो एक चीज तो पहले आप याद रखिए, जैसे मैंने बताया कि पूरी जो जर्नी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों पार्ट है वो है रिवीजन। जब आप किसी भी कोर्स की वीडियोस देखें या किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट से पढ़ रहे हैं या किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो नोट्स दोस्तों उसी समय बना लीजिएगा। वो इसलिए अगर आप उसको ये समझते हैं कि मैं कल बनाऊंगा परसों बनाऊंगा या मैं एक परफेक्ट नोट्स बनाऊंगा, तो दोस्तों परफेक्ट नोट्स की नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। होगा ये कि कुछ दिनों बाद ऐसे इग्नोर करते करते आपने जो पढ़ा होगा वो आप भूल जाएंगे और आपको फिर से वो सारी वीडियोस या फिर से पूरा का पूरा वो पढ़ना पड़ेगा जो आपने पहले पढ़ा था। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा जो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स है वो करते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ने पे उसका नोट्स उसी समय बनाइएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने बात की रिवीजन की, तो रिवीजन अभी मैंने नोट्स की बात की कि नोट्स उसी समय आपको बनाना है। रिवीजन में दोस्तों जब आप किसी चीज़ को पढ़े तो रिवीजन एक उसी समय हो जाना चाहिए पढ़ने के बाद, और एक रिवीजन दोस्तों उसके दूसरे दिन आप सुबह कर लीजिए। अगर आप ऐसा कंसेक्यूटिव 2 रिवीजन करते हैं तो वो टॉपिक आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। फिर आप एक वीक छोड़कर 4-5 दिन छोड़कर उस टॉपिक को वापस रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों रेगुलर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो ये जर्नी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि कुछ टाइम के बाद आप प्रीवियस सब्जेक्ट्स भूल चुके होंगे। अगर आपका दोस्तों सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस नहीं खत्म होता है तो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना रिवीजन मैटर करता है। समझो अगर आपके अक्टूबर तक 2 सब्जेक्ट बाकी है लेकिन जो आपने 10 सब्जेक्ट किए हैं क्या आपको याद है? अगर वो आपको याद है दोस्तों तब कोई नहीं फर्क पड़ता कि 2 बाकी है, वो आप इजीली कर लोगे। लेकिन अगर आपको प्रीवियस वाला ही याद नहीं है फिर तो आप बहुत गंदी तरफ फंस जाओगे। तो इसलिए याद रखिएगा कि रिवीजन इज द की इन दिस एग्जाम, रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज। तो बात दोस्तों टेस्ट सीरीज की भी मैं कर लूँ कि मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी किसी आप टॉपिक को पढ़े, फॉर एग्जांपल जैसे डीबी में इसके अंदर मैं पढ़ रहा हूँ एसक्यूएल, तो एसक्यूएल पढ़ने के बाद दोस्तों उसका टेस्ट आप उसी समय या नेक्स्ट वीक में दे दीजिए। टॉपिक वाइज टेस्ट दोस्तों आपको अक्टूबर के पहले तक खत्म करना है हर एक सब्जेक्ट का। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों जब हम पढ़ के प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब टेस्ट देते हैं तो हम समझ पाते हैं कि मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो समझा है वो सही है या नहीं, मैं गलतियां कौन सी कर रहा हूं और मुझे उसमें और ऐड करने की जरूरत क्या है। जब आप इस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे तो अक्टूबर के बाद दोस्तों आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज यानी पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट, मिक्स सब्जेक्ट का टेस्ट और पूरे गेट सिलेबस यानी फुल सिलेबस टेस्ट देना है। तो अक्टूबर नवंबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी दोस्तों ये जो 3 मंथ्स होंगे इसमें आपको रिवीजन, टेस्ट सीरीज, अपनी मिस्टेक्स को कैसे आप अवॉइड कर सकते हो ये दोस्तों सीखना है।
ना कि कुछ नया शुरू करना। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे जरूर होंगे दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि चाहे आप मैथ्स ले लो या जैसे मेरे फाउंडेशन कोर्स में बताया, जिसमें कई सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, वो आप लास्ट के 3 मंथ्स में उसमें और अपग्रेडेशन कर सकते हो। लेकिन सितंबर तक एटलीस्ट आपके सारे सब्जेक्ट्स के जो बेसिक लेवल का दोस्तों आप कह सकते हो फुल सिलेबस है, वो एक कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ ऐसा बचा नहीं रहना चाहिए। इससे मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बच गया तो आप टॉप नहीं ला सकते, मैं आपको एक बता रहा हूँ कि एक सेफ जो स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों टेस्ट सीरीज पे मैं वापस लौटता हूँ। टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें? मार्केट में दोस्तों जो भी टेस्ट सीरीज फेमस है आप ले सकते हो, लेकिन कई सारी टेस्ट सीरीज ऐसी भी है जिसमें जो क्वेश्चंस है वो गेट लेवल के बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं, तो स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं। कई सारे क्वेश्चंस गलत भी होते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो पहले तो बात ये कि प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही आप टेस्ट सीरीज दीजिएगा, तो आपको पता चल पाएगा कि जो टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो गेट लेवल का है या गेट के ऊपर है। गेट के ऊपर है तो आप सिंपली उसे इग्नोर कीजिए, और क्वेश्चन में मिस्टेक्स है तो ठीक है। देखो, पहली बात तो ये कि दोस्तों अगर आप कोई फेमस टेस्ट सीरीज लगाते हो तो ये सोच के मत लगाओ कि उससे मुझे बहुत ज़्यादा सीखने मिलेगा, क्योंकि बहुत मिस्ट को, जैसे मैं अभी नाम तो नहीं ले सकता यहाँ पर। टेस्ट सीरीज का मेन पर्पस दोस्तों ये होना चाहिए कि आपको एक तो फायदा ये होता है कि आपको कंपटीशन पता चलता है कि मैं किस लेवल पे हूँ, राइट। तो आपको लगता है कि हाँ मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। टेस्ट सीरीज का मतलब जो फेमस टेस्ट सीरीज है उसका एक फायदा ये होता है। दूसरा दोस्तों ये कि आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलता है। टेस्ट सीरीज दोस्तों हम MID जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर भी लॉन्च करेंगे, और बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज बना रहे हैं जिसमें मैं हर एक टॉपिक की डिटेल एनालिसिस के साथ टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दूंगा। शायद ऐसी टेस्ट सीरीज पहले कहीं अवेलेबल नहीं होगी, राइट। तो आपको वो देखने को मिलेगा, और ये टेस्ट सीरीज के लिए आपको MID Pro ऐप डाउनलोड करना है। बाकी आप दोस्तों मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं लोगों को कि एक टेस्ट सीरीज के भरोसे मत रहिए, कई सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ताकि आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इस एग्जाम में जो एक्चुअल जब आप देने जाएंगे तो उस समय आपको रिलैक्स फील होना चाहिए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, मैं आगे आपको टेस्ट सीरीज कैसे देना है ये सबके ऊपर बताऊंगा। जब भी आप किसी टेस्ट को दो तो ऐसा इन्वायरमेंट में दो कि आप सही में गेट का एग्जाम दे रहे हो ऐसा लगे आपको, ठीक है। तो मुझे लग रहा है दोस्तों जो सारी चीज़ें थी मैंने आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया। पहले आप सिलेबस को एनालाइज कीजिए, पेपर पैटर्न को एनालाइज कीजिए कि पूरे पेपर पैटर्न में मैंने एक चीज़ नहीं बताई, मैं वापस से बताना चाहूँगा कि दोस्तों पिछले 2 साल से जो पेपर का ट्रेंड है उसके अंदर आप देखेंगे कि पेपर में 3 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक होता है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से किसी जो भी ऑप्शंस रहेंगे 4 उसमें से कोई एक सही होगा। एक दोस्तों होता है MSQ मल्टीपल सिलेक्शन टाइप का क्वेश्चन, जिसमें मोर देन 1 ऑप्शन सही होते हैं। और एक दोस्तों होता है न्यूमेरिकल बेस्ड, जिसमें आपको खुद सॉल्व करके फील करना है, कोई ऑप्शन नहीं दिया होता। जब दोस्तों MSQ और न्यूमेरिकल टाइप का काउंट बढ़ जाता है तब आप समझिएगा कि कहीं ना कहीं कंपटीशन टफ होने वाला है, जैसे गेट 2022 में हुआ। आप देखें गेट 2022 में जो ऑल इंडिया रैंक है वो 100 के अंदर 60 मार्क्स पे ही है। अगर किसी ने 61 62 स्कोर किया है तो वो 100 रैंक के अंदर ही होगा, जहां तक मैंने देखा हुआ है। सो अगर पेपर टफ है दोस्तों तो सबके लिए टफ होगा, इजी है तो सबके लिए इजी होगा, इसलिए पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। और इस जर्नी में मैं एक जो चीज़ मेन बताना चाहूँगा, मोटिवेशन दोस्तों एक्सटर्नल नहीं इंटरनल होना चाहिए। मतलब आपका विजन और गोल क्लियर होना चाहिए कि आप इस एग्जाम को क्यों दे रहे हो, क्योंकि जब आपको वो पता होगा ना कि एग्जाम में क्यों दे रहा हूँ, ये एग्जाम मेरे लाइफ में क्या चेंजेस लाएगा, ये एग्जाम मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है, तब दोस्तों वो चीज़ अगर आप कहीं भी डिमोटिवेट भी हो जाओगे ना तो वो चीज़ आपको पुश करेगी, वो चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी। नहीं, मुझे उसे अचीव करना है और ये मैं क्यों दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपको दोस्तों ये मकसद क्लियर नहीं, आप अपने दोस्त का देखा देखी या कहीं से किसी का वीडियो देख लिया फिर आप इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मैंने जितने स्टूडेंट्स को देखा हुआ है वो दोस्तों इस एग्जाम की जर्नी को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा कि अपने पहले गोल को डिसाइड करो, समझो कि गेट एग्जाम आपके पूरे लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है, ठीक है। ये एग्जाम दोस्तों अगर आप ये सोच के दे रहे हो कि मुझे अच्छा पैकेज मिलेगा तो आप गलत तो नहीं हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैकेज बढ़ाने के और पैसे कमाने के बहुत सारे और भी तरीके हैं जो आप जॉब करके भी कर सकते हो। गेट एग्जाम देने का जो वन ऑफ द मेन पर्पस है वो ये कि मुझे अपने फील्ड को डिटेल में जानना है, मुझे जानना है कि कंपाइलर बैकएंड में काम कैसे करता है, मुझे समझना है ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल में कैसे वर्क करता है। तो देखो दोस्तों, जब आप गेट को प्रिपेयर करते हो ना तो अपने अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि अपने फील्ड को लेकर आपको एक बोलते हैं ना एक रिलेशनशिप बन जाता है, एक रिस्पेक्ट आ जाती है कि हाँ भाई ये सब चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग है। जैसे TOC दोस्तों, आप अपने जब कॉलेज में पढ़ते हो और जब गेट में आप प्रिपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा TOC के सारे कंसेप्ट कंपाइलर में यूज होते हैं, तब जाकर एक ऐसी लैंग्वेज बनती है। अब जैसे C लैंग्वेज पढ़ा, पाइथन पढ़ा तो आपको लगता है सिंटेक्स वगैरह तो चलो आसानी है, लेकिन कभी सोचा बैकएंड में कैसे वो काम करता है, राइट। तो गेट आपको आपके जो फील्ड है उसके प्रति एक रिस्पेक्ट लाता है।
आपको एक बॉन्डिंग बनाता है, फिर जाकर आपका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि आप ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ना एक्सेप्ट नहीं करते हो, आपका माइंड रिसर्च ओरिएंटेड बन जाता है। और अगर आपका वन ऑफ द गोल रिसर्च है कि मुझे अपने फील्ड में कुछ रिसर्च करना है, अपने फील्ड में डीप में जाना है, फॉर एग्जांपल किसी को डेटा साइंस करना है, तो कोई दोस्तों मार्केट में सर्टिफिकेशन कोर्स डेटा साइंस के करके और किसी ने एमटेक किसी आप टॉप आईआईटी से किया, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप टॉप कंपनीज के R&D डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं या अपने एक किसी डोमेन को चूज करके उसमें मास्टर करना चाहते हैं, तो ये दोस्तों आपके लिए अपॉर्चुनिटी देगा गेट। और कहीं अगर आपका सिर्फ पैसा अगर गोल है तो शायद इस जर्नी में आपको मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की दोस्तों ज़रूरत होती है। और अगर आपका मिशन क्लियर है कि आपको क्यों करना है, तो इंटरनली आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में अगर आपको कुछ नहीं मिला हो या आपके कुछ डाउट्स हो, तो डिस्प्ले पे जो भी नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी दोस्तों हर एक सब्जेक्ट की डिटेल एनालिसिस लेकर आपके सामने आऊँगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि फ्री मैथ्स का टेस्ट सीरीज और पूरी उसकी स्ट्रैटेजी मैंने अवेलेबल कराई है MID Pro ऐप पे, तो अभी डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।